हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अंकित एंड यू आर वाचिंग बायोनेट। तो आज हमारी इवोल्यूशन एंड बिहेवियर की लेक्चर सीरीज की जो है वो 6th क्लास है। तो इससे पहले वाली वीडियोस में हमने लैमार्किज्म और डार्विनिज्म को जो है वो डिटेल में डिस्कस किया था। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए इन दोनों थ्योरीज के डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। मीन्स किस तरह से ये दोनों थ्योरीज जो है वो एक दूसरे से अलग है और किस तरह से ये थ्योरीज जो है वो एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट है। और इसी के साथ साथ हम जो है वो इससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। ये वीडियो जो है वो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। और अगर आपने इससे पिछले वाली वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो उन वीडियोस को आप ऊपर आई बटन पर जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास लैमार्किज्म वर्सेस डार्विनिज्म। तो सबसे पहले आता है इसका कोर कॉन्सेप्ट। तो अगर हम लैमार्किज्म के कोर कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो ये थ्योरी जो थी वो यूज एंड डिसयूज और इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड थी। मींस ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी ऑर्गन का ज्यादा यूज करता है, किसी ऑर्गन का कम यूज करता है। तो इस यूज एंड डिसयूज की वजह से जो है वो नए कैरेक्टर्स को डेवलप करता है अपनी बॉडी में, और ये कैरेक्टर्स जो है वो इनहेरिटेंस शो करती हैं। मींस एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन हो जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम डार्विनिज्म की बात करें तो डार्विनिज्म के अकॉर्डिंग नेचर उन वेरिएशंस को सिलेक्ट करता है जो कि फिट हो। सो दिस लीड्स टू द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। जो फिट होगा वही नेचर के द्वारा सिलेक्ट किया जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड द रेस्ट ऑफ द वेरिएशंस आर एलिमिनेटेड। सो दिस इज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विनिज्म। फिर नेक्स्ट आता है ओरिजिन ऑफ वेरिएशन। तो अगर हम वेरिएशंस के ओरिजिन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू लैमार्किज्म ये जो वेरिएशंस हैं वो पोस्ट एडेप्टिव होती हैं। पोस्ट एडेप्टिव का मतलब है कि जैसे जैसे इन्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं तो नई इन्वायरमेंटल नीड्स डेवलप होती हैं। तो उन नई नीड्स के रिस्पॉन्स में जो है वो वेरिएशंस अराइज होती हैं। तो इस कारण से वेरिएशंस जो है वो पोस्ट एडेप्टिव होती हैं लैमार्किज्म के अकॉर्डिंग। लेकिन दूसरी तरफ डार्विनिज्म के अकॉर्डिंग ये वेरिएशंस जो हैं वो प्री एडेप्टिव होती हैं। मींस वेरिएशंस जो हैं वो नेचर में पहले से ही एग्जिस्ट करती हैं और नेचर जो है उन्हें रैंडमली सिलेक्ट करता है। मींस वेरिएशंस ऑलरेडी एग्जिस्ट रैंडमली इन पॉपुलेशन बिफोर सिलेक्शन। फिर नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ चेंज। अगर हम नेचर ऑफ चेंज की बात करें तो लैमार्किज्म के अकॉर्डिंग इवोल्यूशन जो है एक डायरेक्टेड प्रोसेस है। मींस वाइटलिस्टिक प्रोसेस है। मींस ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ ऐसी इंटरनल अर्ज होती है या फिर इंटरनल वाइटल फोर्सेस होती हैं जो कि ऑर्गेनिज्म को जो है वो इवॉल्व होने के लिए प्रेरित करती हैं। तो इस कारण से लैमार्किज्म के अकॉर्डिंग इवोल्यूशन जो है एक वाइटलिस्टिक या फिर डायरेक्टेड प्रोसेस है। लेकिन दूसरी तरफ डार्विनिज्म के अकॉर्डिंग इवोल्यूशन जो है एक प्रोबेबिलिस्टिक प्रोसेस है। मींस नेचर में जो है वो वेरिएशंस पहले से ही प्रेजेंट है और नेचर जो है वो उन वेरिएशंस को जो है वो रैंडमली जो है वो सिलेक्ट करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू डार्विनिज्म इवोल्यूशन इज ए प्रोबेबिलिस्टिक एंड डिपेंड्स ऑन रैंडम वेरिएशंस। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास यूनिट ऑफ इवोल्यूशन। जैसे कि यूनिट्स होती हैं सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, वैसे ही इवोल्यूशन की भी यूनिट्स होती हैं जैसे कि इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी। तो लैमार्किज्म के अकॉर्डिंग इवोल्यूशन जो है वो इंडिविजुअल लेवल पर काम करता है। मींस इवोल्यूशन की प्रोसेस के दौरान एक सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी लाइफ टाइम में चेंजेस को इनिशिएट करता है। मींस एक सिंगल इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ही जो है वो अपनी लाइफ टाइम में चेंज होता है। लेकिन डार्विनिज्म के अकॉर्डिंग पूरी पॉपुलेशन चेंज होती है ओवर द जनरेशंस। फिर बात करते हैं इनहेरिटेंस की। तो लैमार्किज्म के अकॉर्डिंग जो भी ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ टाइम में नए कैरेक्टर्स एक्वायर करता है वो इनहेरिटेड होते हैं।
मीन्स एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होते हैं, मीन्स पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स में जो है वो पास ऑन होते हैं। लेकिन डार्विनिज्म के अकॉर्डिंग जो जर्मिनल वेरिएशंस होती हैं सिर्फ वही इनहेरिटेंस शो करती हैं, रेस्ट ऑफ दी वेरिएशंस आर नॉट इनहेरिटेड। तो यहाँ पे जो थे ये दोनों थ्योरीज जो थी वो काफी ज्यादा कॉन्ट्राडिक्ट थी। फिर आता है रोल ऑफ एनवायरनमेंट। तो लैमार्किज्म के अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट जो है वो इंड्यूस करती है कुछ स्पेसिफिक चेंजेस ऑर्गेनिज्म में, मींस जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होती है वैसे वैसे नई नीड्स क्रिएट होती हैं। तो उन नई नीड्स को फुलफिल करने के लिए ऑर्गेनिज्म अपने अंदर चेंजेस लाता है। लेकिन डार्विनिज्म के अकॉर्डिंग जो है वो एनवायरनमेंट चेंजेस को इंड्यूस नहीं करती है, एनवायरनमेंट जो है वो वेरिएशंस को सिलेक्ट करती है। मींस वेरिएशंस जो है वो पहले से ही एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं, एनवायरनमेंट सिर्फ सिलेक्ट करती है अच्छे वेरिएशंस को जो कि बेस्ट एडेप्टेड होते हैं। मींस बेस्ट एडेप्टेड इंडिविजुअल जो है वो सरवाइव करते हैं एंड रेस्ट ऑफ द वेरिएशंस आर एलिमिनेटेड। फिर आता है इसका मैकेनिज्म। तो अगर हम लैमार्किज्म के मैकेनिज्म की बात करें तो लैमार्किज्म के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एफर्ट्स के थ्रू अडेप्ट करता है। मींस एनवायरनमेंट में नई नीड्स आएंगी और ऑर्गेनिज्म जो है उन नई नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो है वो एफर्ट्स पुट करेगा। मींस किसी ऑर्गन का ज्यादा यूज करेगा, किसी ऑर्गन का कम यूज करेगा। तो इस यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स की वजह से जो है वो नए कैरेक्टर्स डेवलप करेगा और उस एनवायरनमेंट में अडेप्ट करेगा। लेकिन डार्विनिज्म के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल जो है वो नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस के थ्रू जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा और अनफिट इंडिविजुअल जो होगा वो नेचर से एलिमिनेट होगा। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। फिर नेक्स्ट आता है फेट ऑफ ऑर्गन्स। तो लैमार्किज्म के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म जिस ऑर्गन का ज्यादा यूज करेगा वो उतना ज्यादा एफिशिएंट होगा, मींस उतनी ज्यादा हाइपरट्रॉफी शो करेगा। और ऑर्गेनिज्म जिस ऑर्गन का जितना ज्यादा डिसयूज करेगा, जितना कम यूज करेगा वो उतना ज्यादा डीजेनरेट होगा या फिर वेस्टेजियलिटी शो करेगा। जैसे कि हमारे वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं जैसे कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, विजडम टीथ, इनका यूज हम इतना नहीं करते। तो आज जो है वो हमारी बॉडी में पाए तो जाते हैं लेकिन वो काफी ज्यादा जो है वो रिड्यूस फॉर्म में पाए जाते हैं और उनका हमारी बॉडी में फायदा नहीं है। तो लेकिन दूसरी तरफ डार्विनिज्म के अकॉर्डिंग ऑर्गन्स का परसिस्ट होना या फिर डिसअपेयर होना ये डिपेंड करता है एडेप्टिव वैल्यूज के ऊपर, ठीक है, और उसकी और ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्टिव सक्सेस के ऊपर। मींस ऑर्गेनिज्म जितना ज्यादा अच्छे से अडेप्ट होगा उतना ज्यादा फिट होगा और उसकी उतनी ज्यादा रिप्रोडक्टिव सक्सेस होगी। तो ऑर्गन्स का परसिस्ट करना और या फिर डिसअपेयर होना वो रिप्रोडक्टिव सक्सेस और एडेप्टिव एबिलिटी के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। फिर नेक्स्ट आता है डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशन। अगर हम इवोल्यूशन की डायरेक्शन की बात करें तो लैमार्किज्म के अकॉर्डिंग इवोल्यूशन की डायरेक्शन जो है वो हमेशा प्रोग्रेसिव और लीनियर ही होती है। मींस इवोल्यूशन जो है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ ही मूव करता है, ठीक है। लेकिन ये चीज जो है वो पूरी तरह से गलत है। लेकिन डार्विनिज्म के अकॉर्डिंग जो है इवोल्यूशन जो है वो ब्रांचिंग बिहेवियर शो करता है। मींस एक एंसेस्टर से जो है वो कई ज्यादा डिसेंडेंट्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो इस कारण से इवोल्यूशन जो है वो ब्रांचिंग बिहेवियर शो करता है और इवोल्यूशन जो है वो एक तरह से डायरेक्शनलेस है। मींस ब्रांचिंग इवोल्यूशन विद डिसेंट फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर, जो कि पूरी तरह से सही है। फिर नेक्स्ट आता है इसका मेजर क्रिटिसिज्म। तो अगर हम लैमार्किज्म के मेजर क्रिटिसिज्म की बात करें तो इसे जो है वो अगस्ट वेस्टमैन ने जो है वो क्रिटिसाइज किया था। उनका कहना था कि जो जर्म सेल्स जो होते हैं वही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिटेंस शो करते हैं और जो सोमैटिक चेंजेस होते हैं वो इनहेरिटेंस शो नहीं करते, मींस इनहेरिटेड नहीं होते। तो इन्होंने जो था वो सीधे सीधे लैमार्किज्म के इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स को जो है वो क्रिटिसाइज किया था। तो थ्योरी ऑफ जर्मप्लाज्म को जो है हमने लैमार्किज्म वाली वीडियो में जो है वो डिटेल से डिस्कस की है। तो अगर हम डार्विनिज्म के मेजर क्रिटिसिज्म की बात करें,
डार्विनिज्म के अकॉर्डिंग वेरिएशंस जो हैं वो नेचर में पहले से ही प्रेजेंट है, लेकिन वो उन वेरिएशन की ओरिजिन को जो है वो नहीं बता पाए। मीन्स इन वेरिएशंस का क्या ओरिजिन है वो इस चीज को बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि वेरिएशन के ओरिजिन की एक्सप्लेनेशन देने के लिए जो है वो जेनेटिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। लेकिन डार्विन को जो है वो जेनेटिक्स का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। इस कारण से ये थ्योरी जो है वो ओरिजिन ऑफ वेरिएशन को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाती। लेकिन इन ओरिजिन ऑफ वेरिएशंस को आगे चल के जो है वो जेनेटिक्स नियो डार्विनिज्म ने जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन किया। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन लैमार्किज्म एंड डार्विनिज्म। फिर नेक्स्ट अब हम आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है वो रिसेंटली CSIR नेट दिसंबर 2025 में आया है। तो क्या बोलते हैं ये क्वेश्चन, ड्यूरिंग लॉन्ग टर्म ग्रोथ इन ए स्टैटिक लिक्विड कल्चर Pseudomonas fluorescens diversifies into distinct colony types with the following characteristics: wrinkly spreaders that form biofilms at oxygen-rich surface, smooth morphs that grow freely in the oxygen-poor bottom layer, and fusy types that colonizes the intermediate zone. So, which of the following evolutionary process best explain the इकोलॉजिकल डाइवर्सिफिकेशन? तो इस क्वेश्चन में एक एक्सपेरिमेंट की बात की गई है स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस के, जो कि 3 कॉलोनी टाइप्स में डाइवर्सिफाई हो गया है ड्यू टू डिफरेंट माइक्रो हैबिटेट्स। फर्स्ट इज द रिंकली स्प्रेडर्स, जो कि ऑक्सीजन रिच सरफेस पर होती है। सेकंड इज द स्मूथ मॉर्फ, जो कि पुअर ऑक्सीजन कंडीशन में होती है, जो कि बॉटम लेयर होती है। एंड थर्ड वन इज द फजी टाइप, जो कि इंटरमीडिएट जोन में होती है। तो ये एक स्पीशीज जो है वो 3 अलग अलग माइक्रो हैबिटेट में अलग अलग टाइप्स में कन्वर्ट हो रही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट ऑप्शन इज जेनेटिक ड्रिफ्ट रिजल्टिंग इन डिफरेंशियल माइक्रो हैबिटेट यूज। सेकेंड वन इज द एडेप्टिव रेडिएशन इनटू डिफरेंट माइक्रो हैबिटेट। थर्ड वन इज द को इवोल्यूशन बिटवीन द डिस्टिंक्ट Pseudomonas fluorescens strains in microhabitat, and fourth one is convergent evolution among unrelated bacterial species. तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 2 होगा, दैट इज एडेप्टिव रेडिएशन इनटू डिफरेंट माइक्रोहैबिटेट्स। तो क्वेश्चन में क्लियरली पता चल रहा है कि एक स्पीशीज जो है वो डिफरेंट माइक्रोहैबिटेट्स में जो है वो डिफरेंट सिलेक्शन प्रेशर जो है वो फेस कर रही है। तो इस कारण से एक स्पीशीज जो है वो डिफरेंट स्पीशीज में जो है वो कन्वर्ट हो रही है। तो ये सारा सिनेरियो जो है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एडेप्टिव रेडिएशंस का ही बन रहा है। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। बाकी ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो चेंज इन एलीलिक फ्रीक्वेंसी होते ही, तो ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाता है, वो क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। को इवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो जब एक स्पीशीज जो है वो दूसरी स्पीशीज को रेसिप्रोकली इफेक्ट करती है, जैसे कि प्रे एंड प्रीडेटर हो गया, उस टाइप के इवोल्यूशन को जो है वो को इवोल्यूशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है वो कोई भी स्पीशीज एक दूसरे को रेसिप्रोकली इफेक्ट नहीं कर रही है, तो को इवोल्यूशन भी जो है वो एक गलत ऑप्शन हो जाता है। और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में जो है वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन या फिर एडेप्टिव रेडिएशंस बता रखा है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इवोल्यूशन इज नॉट ट्रू? मीन्स गलत स्टेटमेंट बतानी है, नॉट ट्रू पूछ रखा है। तो ऑप्शन ए, इवोल्यूशन इज द प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। देन ऑप्शन बी इज इवोल्यूशन इज गोल ओरिएंटेड, तो इवोल्यूशन जो है वो गोल ओरिएंटेड नहीं होता है। तो ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाती है, क्योंकि इवोल्यूशन जो है वो नेचुरल सिलेक्शन से चलता है, और नेचर जो है वो रैंडमली वेरिएशंस को जो है वो सिलेक्ट करती है। मीन्स इवोल्यूशन जो है वो गोल ओरिएंटेड नहीं होता, वो प्रोबेबिलिस्टिक होता है। फिर थर्ड ऑप्शन है, प्रोकैरियोट्स इवॉल्व्स फास्टर देन यूकैरियोट्स, ये ऑप्शन भी सही है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो इनका जनरेशन टाइम जो है वो काफी ज्यादा छोटा होता है। इवन कि कुछ प्रोकैरियोट्स जो है वो थोड़े थोड़े टाइम के बाद डिवाइड करती हैं,
और अपने जो जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं। तो इस कारण से जो है वो बहुत जल्दी एनवायरनमेंट में जो है वो अडेप्ट करती हैं। तो इस कारण से प्रोकैरियोट्स जो हैं वो ज़्यादा फास्ट तरीके से जो है वो इवॉल्व करती है एज कम्पेयर टू यूकैरियोट्स। एंड द लास्ट ऑप्शन इज इवोल्यूशन नीड नॉट ऑलवेज लेड टू ए बेटर फिनोटाइप। ये ऑप्शन भी सही है, क्योंकि इवोल्यूशन जो है वो हमेशा जो है वो बेटर फिनोटाइप को सिलेक्ट नहीं करता, वो कई बार जो है वो इंफीरियर फिनोटाइप्स को भी जो है वो सिलेक्ट कर लेता है, जैसे कि जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट तो अगर हम जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात करें तो इसमें जो है वो एलीलिक फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो जाती है। तो इसमें जो है वो कुछ हार्मफुल डेलीटेरियस होमोजाइगस रिसेसिव म्यूटेशंस जो है वो बच जाती हैं। तो इस कारण से इवोल्यूशन जो है वो हमेशा ही बेटर फिनोटाइप को सिलेक्ट नहीं करता है, कई बार जो है ये डेलीटेरियस वेरिएशंस को भी जो है वो सिलेक्ट कर लेता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो है वो CSIR नेट 2020 में आया है। Given below the names of scientists and phrases describing their work which may or may not be matched। तो कॉलम 1 में जो है वो साइंटिस्ट के नाम दे रखे हैं और कॉलम 2 में जो है वो इनका वर्क दे रखा है। तो फर्स्ट आता है वैलेंस। तो डार्विनिज्म वाली वीडियो में हमने वैलेंस को अच्छे से डिस्कस किया है। तो वैलेंस ने जो है वो नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर काम किया था, बिल्कुल डार्विन की तरह ही। तो इसका जो है वो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। सो वैलेंस जो है वो ऑप्शन बी से जो है वो मैच होगा। फिर बात करते हैं लिल की। तो लिल को भी जो है हमने डार्विनिज्म वाली वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया था। लिल के आइडियाज से जो है वो लिल के आइडियाज से डार्विन जो है वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। तो लिल जो थे एक जियोलॉजिस्ट थे और यूनिफॉर्मिटेरियनिस्ट थे। तो ये जो है वो ऑप्शन सी से मैच होगा, दैट इज प्रोसेस दैट एल्टर्स द अर्थ आर यूनिफॉर्म थ्रू टाइम। ठीक है। देन थर्ड इज द लैमार्क। तो लैमार्क ने जो है वो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की थ्योरी जो है वो प्रपोज की थी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। और अगर हम कूवियर की बात करें तो कूवियर के बारे में हमने जो है अपनी फर्स्ट वीडियो थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन में जो है वो डिस्कस की है। तो कूवियर के अकॉर्डिंग जो है वो अर्थ की जो भी जियोलॉजी या फिर नेचुरल हिस्ट्री है वो कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स के द्वारा शेप की गई। तो इसका जो मैचिंग होगी वो होगी ऑप्शन डी के साथ। एंड ई ऑप्शन जो है वो कहता है कि ओंटोजेनी रिकैप्सुलेट्स फाइलोजेनी। तो इस स्टेटमेंट को जो है वो अर्नस्ट हैक्कर ने दिया था। तो इसको भी जो है हम अपनी प्रीवियस वीडियो एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कि हमने इसे एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन में डिस्कस किया है। तो इसका आंसर होगा अर्नस्ट हैक्कर, जो कि इसमें नहीं दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। So that's all for today. Thank you.